डियर स्टूडेंट्स, आज पेपर कोड 103 अधिगमकर्ता के रूप में विकास, जिसका टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व। ये इससे पहले हमने आपको बताया था व्यक्तिगत विभिन्नताओं कौन कौन सी होती है, क्या डेफिनेशन है, क्या प्रकार हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं, तो उनका शैक्षिक महत्व क्या होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। इनका महत्व है कई प्रकार से। सबसे पहला आता है कक्षा का वर्गीकरण। कक्षा का वर्गीकरण से तात्पर्य क्या है कि जब विद्यार्थी या छात्र विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आता है तो प्रत्येक विद्यार्थी या छात्र दूसरे विद्यार्थी से पर्याप्त भिन्न होता है। अतः उनके सामाजिक विकास के लिए योग्यताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग सेक्शन, अलग अलग वर्ग में रखा जाता है। इस विभाजन के आधार पर 3 प्रकार के वर्ग बन सकते हैं, जैसे तेज बुद्धि वाले बालक, सामान्य बुद्धि वाले बालक और मंद बुद्धि वाले बालक। यानी जब भी हम विद्यालय में कई छात्रों को प्रवेश देते हैं तो वो छात्र अलग अलग बुद्धि लब्धि के होते हैं। कोई तेज होता है, कोई सामान्य होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। तो इसी प्रकार से हम उनको 3 वर्गों में रखते हैं। विद्यार्थियों के ये वर्ग उनके पिछली कक्षाओं के परिणाम के आधार पर भी बनाए जा सकते हैं कि मान लीजिए एक परसेंटेज 60% से प्लस है, दूसरा 60 से 40 के बीच में प्लस है और तीसरा 40 से 35 के बीच में प्लस है। तो उसी आधार पर हम उनको 3 वर्गों में रखें ताकि उनकी शैक्षिक व्यवस्था, शिक्षा देने की शिक्षक की अच्छी से की जा सके। नंबर अगला है कक्षा का आकार। कक्षा का आकार इसका तात्पर्य है कि आज कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक रखी जाती है, 60-100 जितने भी, क्योंकि कक्षाओं की कमी होती है तो उसी में ही बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये बहुत नुकसान की बात होती है। अर्थात शिक्षक सभी बालकों पर ध्यान नहीं दे पाता और उनका व्यक्तिगत कठिनाइयों को भी नहीं हल कर पाता। इस दृष्टि से कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रखी जाए ताकि अध्यापक प्रत्येक छात्र पर ध्यान दे सके तथा उसकी समस्याओं का हल कर सके। और जब उसकी समस्या को हल करेगा तो छात्र अपने शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनेगा, उसे समझेगा और शिक्षक के द्वारा बताई गई शिक्षाएं अच्छी तरह ग्रहण करेगा। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20 से अधिक न रखी जाए। इसका अगला है व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण से तात्पर्य यह है कि आज सभी विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था है जो दोषपूर्ण है। मानसिक योग्यताओं के भिन्नता के कारण सभी छात्र इस व्यवस्था से लाभ नहीं उठा पाते। एक अध्यापक सामान्य छात्र को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करता है, जिससे तेज व मंद बुद्धि के बालक को कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र को लाभ मिल सके। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था पर बल देते हुए क्रो मनोवैज्ञानिक ने कहा कि विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए
उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। रोस ने भी कहा है, कठिनाई का वास्तविक समाधान प्रकारों के अनुसार वर्गीकरण नहीं बल्कि व्यक्तिगत शिक्षण ही है। अगला पॉइंट है शारीरिक दोषों की ओर ध्यान। शारीरिक दोषों की ओर ध्यान से तात्पर्य कि एक समझदार और योग्य शिक्षक छात्रों के शारीरिक दोषों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की व्यवस्था करता है। जो छात्र कम सुनते हैं या जिनकी दृष्टि कमज़ोर है या जो नाटे कद के हैं, उन्हें शिक्षक कक्षा में आगे बैठाते हैं। क्यों बैठाते हैं? क्योंकि वे छात्र शिक्षक की बातों को ध्यान से सुने और बोर्ड को देख सके स्पष्ट, तथा जो छोटे कद के हैं उन्हें देखने में कोई परेशानी ना हो। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल में डॉक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को नियमित रूप से जांच भी करानी चाहिए। कमज़ोर तथा अत्यंत गरीब बालकों के लिए विश्राम के घंटे की तथा नाश्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। लड़के तथा लड़कियां एक दूसरे से भिन्न रुचियां तथा योग्यताएं रखते हैं, अतः इन्हीं के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राइमरी स्तर तक लड़के लड़कियां एक ही विषय हो सकते हैं, लेकिन माध्यमिक स्तर पर नहीं। उदाहरण के तौर पे लड़कियां भाषा, कला, संगीत, गृह विज्ञान जैसे विषयों में रुचि लेती हैं, तो लड़के विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र आदि विषयों में रुचि रखते हैं। छात्रों पर विषय थोपने नहीं चाहिए। छात्रों पर विषय थोपने नहीं चाहिए। जिसमें उनकी रुचि हो उन्हीं के अनुरूप उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, लिंग भेद के अनुरूप नहीं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से हमारा तात्पर्य ये है कि पाठ्यक्रम में कठोरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें लचीलापन होना चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम में विषयों की इतनी भरमार होनी चाहिए ताकि छात्र अपनी रुचि का विषय को अपना सकें। पाठ्यक्रम छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल बनाया जाना चाहिए, ना तो अधिक सरल और ना ही अधिक कठोर या जटिल। ऐसा ना होने पर मंदबुद्धि बालक पिछड़ जाते हैं और मेधावी छात्र उद्दंड हो जाते हैं या उद्दंड बन जाते हैं। इसके संबंध में स्किनर ने भी बताया कि बालकों को विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रम के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। नेक्स्ट है गृह कार्य। होमवर्क। शिक्षक को गृह कार्य देते समय व्यक्तिगत भिन्नता का भी ध्यान रखना चाहिए कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों को अधिक तथा कठिन कार्य देना चाहिए, जबकि सामान्य तथा मंद बुद्धि बालकों को मानसिक योग्यता के अनुसार कम तथा सरल कार्य देना चाहिए। ऐसा करने से
छात्रों को लाभ पहुंचता है और छात्र गृह कार्य करने में रुचि रखते हैं और गृह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। सभी छात्रों को एक ही शिक्षण विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। प्राचीन काल में गुरु अपने विद्यार्थियों को एक ही ढंग से सामूहिक रूप से पढ़ाते थे और यदि किसी मंदबुद्धि बालक को कोई भी बात समझ नहीं आती थी तो उसको पीटते थे। इससे क्या होता था, वो उस शिक्षा से, उस शिक्षण विधि से दूर भागता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिकतम शिक्षण विधियों की खोज से शिक्षण कार्य को बहुत ही अधिक सरल बना दिया गया है। नेक्स्ट है निर्देशन। निर्देशन, गाइडेंस। विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले तथा विद्यालय छोड़ने के बाद बालकों के सामने अनेक प्रकार की शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत समस्याएं होती है जिनका समाधान निर्देशन के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। किसी छात्र को कॉलेज में आने की समस्या है तो उसका निराकरण कैसे करना चाहिए, या कॉलेज वो पढ़ के जा रहा है तो आगे उसका क्या भविष्य है, क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्देशन जैसी टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियां। ये कई प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट मेथड। इस पद्धति का जन्म जो है अमेरिका में हुआ और इस पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक थे। ये कई बार छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है और ये कहाँ पे इसका पद्धति का जन्म हुआ। तो ध्यान रखना है, इसका जन्म अमेरिका में हुआ और इस पद्धति के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक। उनके अनुसार प्रोजेक्ट यानी योजना, प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। इस प्रणाली में छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन करता है। जैसे कह दिया मिट्टी के बर्तन बना दो, गुड़िया का घर बनाओ, नाटक खेलो, बागवानी करो, जानवरों को पालो आदि। यह विधि सिखाती है करके सीखो। इस सिद्धांत पर सबसे ज़्यादा बल देते हैं। इस विधि में छात्रों को एक एक कार्य सौंप दिया जाता है जिसे वे मिलजुल कर पूरा करते हैं। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम या पिकनिक की व्यवस्था करना, योजना के पदों पर परिस्थिति निर्माण, चयन, नियोजन पूर्ण करना, मूल्यांकन तथा अंकन प्रमुख। किलपैट्रिक के अनुसार योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट प्रणाली थी प्राचीन टाइम पे। अमेरिका में इसका जन्म हुआ। इसके जन्मदाता किलपैट्रिक थे। इनके अनुसार छोटे छोटे छात्रों को
मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़िया का घर बनाना, झोपड़ी बनाना आदि खेल खिलौने बनाना, ये दिया जाता था, जिससे वे अपने कार्य को पूरा ईमानदारी से मेहनत से करते थे। दूसरी पद्धति है डाल्टन प्रणाली। डाल्टन प्रणाली से तात्पर्य इस प्रणाली को मिस हेलन पार्क हस्टन ने दिया। इस प्रणाली में छात्र अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता थी, यानी छात्र को पूरी स्वतंत्रता थी अपने कार्य को करने की। इसमें टाइम टेबल का बंधन नहीं बांधा जाता कि इसको इस टाइम तक करना है, बल्कि विद्यार्थी चाहे तो सारे दिन एक ही विषय को पढ़ सकता था। इसमें प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है और इस प्रणाली की मुख्य विशेषता कार्य का ठेका, जैसे एक ठेका दे दे कि ये तुम्हारा ठेका है, इसको काम को कंप्लीट करना है, वो चाहे 1 दिन में करे, 2 दिन में करे, 10 दिन में करे। जिस छात्र को निश्चित अवधि में पूरा करना होता है, वर्ष भर के कार्य को वह महीने समाप्त कर सकता है या सप्ताह में समाप्त कर सकता है या दिनों में बांट सकता है। इस प्रणाली में अध्यापक का कार्य केवल एक पथ प्रदर्शक, एक गाइडेंस की तरह है। जहाँ जहाँ छात्र को दिक्कत आएगी वहाँ उसको वो गाइड करेगा, बताएगा। तीसरी प्रणाली है विनेटिका प्रणाली। विनेटिका प्रणाली, इसे योजना का कार्ल्टन ने वॉशबर्न ने किया। इस योजना में भी बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को वो छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है और छात्र का एक इकाई का सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद दूसरी इकाई का अध्ययन कराया जाता है या कर सकता है। छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है। अध्यापक मात्र मार्गदर्शक ही होता है इसमें भी, और इस योजना के कोई बालक अनुत्तीर्ण नहीं होता, बल्कि प्रत्येक विषय में बालक को अलग से ग्रेड दे दिया जाता है। तो इस विधि में बालक का ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है डैक्रोली प्रणाली। डैक्रोली प्रणाली, इस प्रणाली के जन्मदाता डॉक्टर ओविड डैक्रोली हैं, जो इनके नाम से ही है डैक्रोली प्रणाली, जो बेल्जियम में प्रोफेसर थे। उनके अनुसार बालक को शिक्षा उसके जीवन से मिलनी चाहिए। बालक को शिक्षा उसके जीवन से मिलनी चाहिए। इस विधि में बालकों को विभाजन उनकी रुचि, क्षमता एवं स्तर के अनुसार कर दिया जाता है, फिर उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाता है। डैक्रोली प्रणाली में स्कूल का वातावरण प्राकृतिक होता है, नेचुरल, जहाँ बालकों को उदार शिक्षा दी जाती है। लड़के लड़कियाँ एक साथ शिक्षा दी जाती है तथा इनकी संख्या 20 से 25 हो सकती है। इस प्रणाली में माता पिता का भी सहयोग लिया जाता है तथा बालक में सामूहिक भावना का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, यह योजना एक प्रकार से डाल्टन प्रणाली तथा विनेटिका प्रणाली से मिलता जुलता है। इसमें छात्र को सप्ताह, महीने या वर्ष भर का कार्य एक साथ ही दे दिया जाता है।
कोई समय सारणी का बंधन नहीं होता और ना ही पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भाग किए जाते हैं। छात्र को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह चाहे तो वर्ष का कार्य 8 महीने में पूरा कर ले और यदि वह किन्हीं कारणों से कार्य पूरा नहीं कर पाता तो उसे अगले वर्ष पूरा कर सकता है। कार्य की समाप्ति पर उसकी परीक्षा ली जाती है और उसके असफल होने पर उसके कारणों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली, इस प्रणाली के जन्मदाता कई बार पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल जी। किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल शिक्षक को एक माली तथा बच्चे को पौधा मानता है। उसका कहना है बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखभाल में पनपता है। इस प्रणाली में बालक को पुस्तकों से नहीं लादा जाता बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से हंसने, खेलने, बोलने एवं घूमने दिया जाता है। इस प्रणाली में बालक खेल खेल से ही सब कुछ सीखता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बच्चों का बगीचा, इसे कई बार इस तरह भी घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली छोटे बच्चों को शिक्षित करने का यह एक लोकप्रिय प्रणाली है। छोटे बच्चों को शिक्षित करने की ये लोकप्रिय प्रणाली है। इस प्रणाली के जन्मदाता हैं डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी। यह विधि मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे उपयोगी है। सबसे उपयोगी प्रणाली कौन सी है मंद बुद्धि के लिए? तो वो आपको ध्यान रखना है मॉन्टेसरी प्रणाली। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। स्वतंत्रता, आत्म अनुसंधान, आत्मनिर्भरता, व्यावसायिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, खेल, कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों आदि की शिक्षा इसी प्रणाली का आधार है। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद एवं ग्रहण शक्तियों तथा घरेलू उपकरणों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। कौन सी प्रणाली में? मॉन्टेसरी प्रणाली में। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक्स प्रणाली। ह्यूरिस्टिक प्रणाली, इस पद्धति के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। इसका अर्थ है मैंने खोज किया या मैंने खोज लिया। इस पद्धति द्वारा बालक शिक्षक, निरीक्षण, यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञान अर्जन करता है। और इस पद्धति द्वारा बालक जो है स्वयं ज्ञान अर्जन करता है। यह पद्धति विज्ञान के लिए विशेष लाभकारी होती है। इस पद्धति में बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति तीव्र करती है और उसे सदैव सक्रिय बनाए रखती है। इस पद्धति के संबंध में नन ने कहा क्योंकि ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य बालक को मौलिक अन्वेषणों की स्थिति में रखना है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से खेल प्रणाली ही है।
नेक्स्ट और लास्ट है बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली, इस प्रणाली के जन्मदाता मोहनदास करमचंद गांधी या गांधी जी के नाम से जानते हैं। यह प्रणाली बालक को सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है तथा यह प्रणाली हस्तकला पर आधारित है। हाथों से बुनाई, कढ़ाई, जो भी हाथ से कार्य किया जाए, जो भी सीखा जाए वो हाथ से किया जाए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होता है तथा बालक में आत्मनिर्भरता एवं आदर्श नागरिकों के गुण का विकास किया जाता है। छात्र को देश प्रेम एवं सत्य एवं अहिंसा की शिक्षा दी जाती है। यह प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आपने प्रकार पढ़ लिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियाँ पढ़ ली। बस कल हम इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जितने प्रकार थे उसमें अलग अलग आपको बताया था, उनके प्रकार बताए थे। आज जो हमने कराया आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियाँ, जिसमें प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन प्रणाली, विनेटिका प्रणाली, डेकरौली प्रणाली, कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली और कीडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली तथा ह्यूरिस्टिक पद्धति एवं लास्ट में आपका बेसिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कराया। इससे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या है, इसमें कक्षा का वर्गीकरण कैसे होना चाहिए, कक्षा का आकार कैसे होना चाहिए, व्यक्तिगत शिक्षण क्या होता है, शारीरिक दोषों पर ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा क्या क्या हो सकती है, पाठ्यक्रम है तो उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसको रखना चाहिए, और गृह कार्य देना है तो किन बालकों के स्तर के अनुरूप उन्हें गृह कार्य देना है, और शिक्षण विधियाँ किस प्रकार से होनी चाहिए, तथा लास्ट में था निर्देशन गाइडेंस, जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के प्रवेश के समय। और जब बच्चा विद्यालय की सभी कक्षाओं को पूर्ण करके अपने नए जीवन में, नए कोर्स में प्रवेश लेता है तो उसे क्या क्या निर्देशन दिया जाना चाहिए, इन सब बातों के लिए ये हमने कराया। आज के लिए इतना ही।